हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को पेपर फर्स्ट का चैप्टर कराऊंगी। संज्ञानात्मक चिकित्सा। मानसिक रोगों की चिकित्सा अनेक प्रकार की होती है, जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। व्यवहार चिकित्सा पद्धति, मनोगत्यात्मक चिकित्सा पद्धति। आज हम बात करेंगे संज्ञानात्मक चिकित्सा पद्धति के बारे में, या संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा भी इसको कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। संज्ञानात्मक चिकित्सा, जिसे संक्षेप में कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी भी कहा जाता है, इसमें रोगी के इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा की जाती है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं से मतलब है चिंतन, कल्पना, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन अगर हम करें तो ये जो पद्धति है ये काफ़ी लाभप्रद है। इस तरह से संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी व्यवहार चिकित्सा है जिसमें मानसिक रोग का कारण संज्ञान या चिंतन को माना गया है, और विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाकर रोगी का संज्ञानात्मक पुनर्संरचना की जाती है। मतलब जो उसका संज्ञान है, जो उसकी चिंतन है, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि रोगी गलत चिंतन और विश्वास का त्याग करके उपयुक्त चिंतन कर सके और उपयुक्त विश्वास विकसित करके एक समायोजित व्यवहार करने में सफल हो। तो इसको संज्ञानात्मक चिकित्सा इस प्रकार से कहा गया। अब संज्ञानात्मक चिकित्सा अनेक प्रकार की हो सकती है। मुख्य रूप से जो संज्ञानात्मक चिकित्सा के प्रकार हैं वो हैं रैशनल इमोटिव चिकित्सा, बैक का संज्ञानात्मक चिकित्सा, तनाव टीका चिकित्सा, सामाजिक समस्या समाधान आदि, और इसके अलावा बहुआयामी चिकित्सा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैशनल इमोटिव चिकित्सा के बारे में। रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन इलिस ने 1975 में किया। इसे संक्षेप में RET कहा जाता है, रैशनल इमोटिव थेरेपी, शॉर्ट में RET। इस चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत यह उपकल्पना की जाती है कि रोगी का सांवेगिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बाहरी तनाव नहीं होता, बल्कि आंतरिक और अतार्किक विचारों और विश्वासों से होता है, जो व्यक्ति के अंदर होते हैं और उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि उनकी खुशी के लिए उनकी इच्छाओं की पूर्ति आवश्यक है। यहाँ पर चिकित्सक रोगी के ऐसे अविवेकपूर्ण व्यवहार और विश्वासों की खोजबीन करता है जिसे वह वर्षों से स्वीकार किए हुए होता है और जिसके परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार कुसमायोजित हो गया है। चिकित्सक रोगी के मन में ऐसे विश्वासों को हटाकर उनमें नया विश्वास संज्ञान विकसित करता है, ताकि वह फिर से समायोजित और अनुकूलित व्यवहार कर सके। तो इसको रैशनल इमोटिव चिकित्सा कहा गया है। अगली जो संज्ञानात्मक चिकित्सा पद्धति है वो है बैक द्वारा दी गई संज्ञानात्मक चिकित्सा पद्धति। इस चिकित्सा पद्धति का प्रतिपादन बैक ने 1979 में विषाद नामक मानसिक रोगों से ग्रस्त जो रोगी हैं उनके उपचार के लिए किया। बाद में इसका उपयोग चिंता विकृति, फोबिया के रोगियों के उपचार में भी किया गया। बैक की इस चिकित्सा पद्धति की मूलभूत जो कल्पना है वो ये है कि विषाद जैसी समस्या मूलतः स्वयं अपने बारे में, अपने वातावरण के बारे में और अपने भविष्य के बारे में रोगी द्वारा अतार्किक चिंतन के कारण उत्पन्न होता है, और वास्तव में विषादी लक्षणों द्वारा रोगी अपनी जिंदगी की घटनाओं के बारे में कई तरह की तार्किक त्रुटियों और विकृतियों को दर्शाता है। इस तरह के अतार्किक जो लक्षण होते हैं रोगी को अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में तथा अपने निजी भविष्य के बारे में निराशावादी ढंग से सोचने के लिए मजबूर कर देता है।
बेक ने इन 3 तरह के जो अतार्किक और गलत संज्ञान हैं उनको संज्ञानात्मक त्रिक या कॉग्निटिव ट्राइड कहा है। और उन्होंने विकृत चिंतन के कई प्रकारों का वर्णन किया है, जैसे मनचाहा अनुमान लगाना, आवर्धन करना और इसके अलावा न्यूनीकरण, मिनिमाइजेशन। अगली जो चिकित्सा पद्धति है कॉग्निटिव चिकित्सा के अंतर्गत वो है तनाव टीका चिकित्सा। तनाव टीका चिकित्सा यह चिकित्सा विधि एक तरह का आत्मनिर्देशन विधि है। इस चिकित्सा में यह कल्पना की जाती है कि रोगी की समस्या का मूल कारण उसके कुसमायोजित विश्वास होते हैं, जो व्यक्ति में नकारात्मक सांवेगिक अवस्था एवं तरह तरह के कुसमायोजित व्यवहार उत्पन्न करते हैं। इस चिकित्सा विधि में यह निश्चित किया जाता है कि रोगी किन किन तरह के तनावों से ग्रस्त होता है और उसके बाद फिर उसके संज्ञान में किस तरह से हम परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे कि वह इन तनावों के साथ ठीक ढंग से समायोजन कर सके और चिंता से मुक्त हो सके। तो तनाव टीका चिकित्सा पद्धति जो है इसके 3 चरण बताए गए हैं। संज्ञानात्मक तैयारी की अवस्था, अधिग्रहण और पूर्वाभास की अवस्था, उपयोग एवं अभ्यास की अवस्था। तो इस तरह से ये तनाव टीका चिकित्सा इसको कहा जाता है। अगली जो विधि है संज्ञानात्मक चिकित्सा विधि में वो है सामाजिक समस्या समाधान। कुछ मनोवैज्ञानिक उलझन का स्वरूप ऐसा होता है जिसे व्यक्ति यह विश्वास करता है कि इसका जन्म कुछ वैसी समस्याओं से हुआ है जिनका उसके पास कोई समाधान नहीं था। ऐसी उलझनों को दूर करने के लिए सामाजिक समस्या समाधान जैसी विधि का उपयोग किया जाता है। और इस तरह की जो चिकित्सा पद्धति है इसको गोल्डफ्राइड ने 1971 में दिया और उसमें उन्होंने कुछ चरण बताए। इस चिकित्सा पद्धति में पहला चरण है रोगी को पहले ये विश्वास कराना सिखाया जाता है कि उनकी मनोवैज्ञानिक उलझन असाधित समस्या के प्रति एक प्रतिक्रिया है, कि जो समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता उसके प्रति एक प्रतिक्रिया है और उन्हें उन समस्याओं को एक धमकी के रूप में ना लेकर, एक चुनौती के रूप में ना लेकर विशेष अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरा चरण इसका है कि रोगी को यह पहचान करना सिखाया जाता है कि ये समस्याएं क्या हो सकती हैं या फिर किस तरह की हो सकती हैं। तीसरे चरण में रोगी को उन समस्याओं का जितना अधिक से अधिक वैकल्पिक समाधान हो सकता है उसके बारे में उसके संभावित औचित्य के लिए सोचने के लिए कहा जाता है। इस तरह इस अवस्था में रोगी का विक्षिप्तीकरण किया जाता है। विक्षिप्तीकरण कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब ब्रेन वॉश किया जाता है। चौथे चरण में प्रत्येक समाधान के परिणाम के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है। पांचवें चरण में उसे एक निर्णय पर पहुंचकर उसे कार्य रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और अंतिम चरण में कार्यान्वित निर्णय के आधार पर विशेष लक्ष्य पर पहुंचने की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह से ये सामाजिक समस्या समाधान विधि है जिसका कि संज्ञानात्मक चिकित्सा पद्धति में प्रयोग किया जाता है। अगली जो है वो है बहुआयामी चिकित्सा या मल्टी मॉडल थेरेपी। इस तरह के संज्ञानात्मक व्यवहार परक पद्धति का विकास लेजारस ने 1973 में किया। इस चिकित्सा पद्धति में जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक कई तरह के चिकित्सीय दृष्टिकोण को एक साथ संयोजित करके मिक्स करके रोगी का उपचार करते हैं। लेजारस का मत है कि कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित 4-7 आयामों का संग्रह होता है, जैसे व्यवहार, दूसरा भावात्मक प्रतिक्रियाएं, तीसरा संवेदन, चौथा प्रतिभा, पांचवा संज्ञान,
छठा अंतर्वैयक्तिक संबंध और सातवां है ड्रग्स या औषधि। इन सातों को संक्षेप में लेजारस ने बेसिक आईडी के रूप में संक्षिप्त रूप से बताया। लेजारस के इस चिकित्सा पद्धति की मान्यता यह है कि एक प्रभावी चिकित्सा को इन सातों या उनमें से कुछ क्षेत्रों की समस्याओं की पहचान करके उनके उपयुक्त चिकित्सा पद्धति का उपयोग करना चाहिए। इन समस्याओं की पहचान करके यह चिकित्सक उन्हें एक खास क्रम में सुव्यवस्थित करता है और तब प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए उपयुक्त चिकित्सा विधि को अपनाता है। लेजारस ने स्पष्ट किया कि उपयुक्त चिकित्सीय विधि के उपयोग के बारे में निर्णय करने में मनोवैज्ञानिकों की अपनी एक विशेष संप्रदाय या सैद्धांतिक दृष्टिकोण होता है और जिस पर वो खुले विचार से मनन कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुआयामी चिकित्सा का प्रमुख एक लाभ यह है क्योंकि इसमें रोगी की समस्याओं की पहचान विभिन्न दृष्टिकोणों से की जाती है और उसी के अनुरूप चिकित्सा की जाती है। अतः इससे रोगी की समस्याओं का उपचार एक बड़े और विस्तृत दृष्टिकोण से होता है। इससे रोगी का जो है समस्याओं का उपचार हो जाता है और उस पर स्थायी प्रभाव पड़ता है रोगी पर और उसमें समायोजी लक्षण तेजी से विकसित होते हैं। इस चिकित्सा पद्धति का दोष यह है कि इसका संचालन करना एक बहुत कठिन कार्य है और इतना ही नहीं, इस चिकित्सा पद्धति में चिकित्सक को काफ़ी कुशल और सूझबूझ वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको आज संज्ञानात्मक चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया कि संज्ञानात्मक चिकित्सा पद्धति क्या है और उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।